May I come in, sir? Come in. Thank you. Have your seat, Shekhar. Thank you, sir. Thank you. Comfortable now? Yes. Shekhar, you could have noticed that your preferred medium is Hindi or English? हिंदी. हिंदी. आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड से संबंधित जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो हम लोग बरत रहे हैं, इसलिए आपकी कुर्सी पर्याप्त दूरी पर रखी गई है, सुरक्षित दूरी पे। मास्क का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन बातचीत करने में असुविधा होती है, इसलिए मैंने मास्क हटा दिया है। चाहे तो आप भी मास्क हटा सकते हैं, सुरक्षित दूरी है। थैंक यू, सर. ठीक है, अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना परिचय दीजिए। महाशय, मेरा नाम शेखर सुमन है. मैंने वर्ष 2005 में IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की. उसके बाद अभी मैं KPMG में मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ. इससे पहले 64वीं UPSC में मेरा चयन प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में हो चुका है. अच्छा. मेरी हॉबी ब्लॉगिंग है. 2005 में आपने बीटेक किया, तब से क्या कर, मतलब KPMG में उसी वक्त से काम कर रहे हैं? KPMG में पिछले 5 साल से हूँ करीब. 5 साल से हैं आप. 2017 में ज्वाइन किया आपने? जी. उसके पहले कहाँ थे? उससे पहले मैं IT कंपनीज में था, IBM में, कॉग्निजेंट, एटॉस. अच्छा, कई अलग अलग कंपनियों में काम किया. जी सर. तो आपको ज़्यादातर MNC में काम करने का इतना लंबा तजुर्बा है, लगभग लगातार 2005 से काम कर रहे हैं? जी. तो फिर अब प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं इतने लंबे अंतराल के बाद? 16 साल हो गए. जी, मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव है प्रशासनिक इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, खास करके तकनीक के क्षेत्र में, मैं इसका इस्तेमाल प्रशासन के क्षेत्र में कर सकता हूं, और मेरी इच्छा है कि मैं अपने गृह राज्य की सेवा कर सकूं. अच्छा. तो लेकिन आप एक बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर KPMG में जो आपका पैकेज है उसमें तो उसका आधा पैकेज भी बिहार में प्रशासक के रूप में आपको नहीं मिलने वाला है. जी, ये सही बात है. तो ऐसा तो कोई नहीं करता. इंसान तो प्रगतिशील होता है, ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है. जी, मैं वेतन को पूरे पैकेज का एक पार्ट देखता हूँ, जॉब सेटिस्फैक्शन और अन्य चीज़ों. आपको बहुत छोटे छोटे कस्बों में रहना पड़ेगा जहाँ बिजली नहीं होगी, जहाँ सोशल लाइफ नहीं होगा. जी. बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं होंगे. फैमिली, क्या आपको लगता है कि आप महानगरों में रहने वाले, आपके परिवार के सदस्य छोटे शहरों में रह लेंगे जहाँ बरसात में बाढ़ आ जाएगा? नॉर्थ बिहार में पूरा बाढ़ रहेगा 2 महीना. जी, ये सच है. वास्तव में मैं वहीं से हूँ, और जिन कस्बों पे आप चर्चा कर रहे हैं, मेरा बचपन वहीं पे गुजरा है. और जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, और बिहार में हाल के वर्षों में, खासकर पिछले 10-15 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आए हैं. बिहार की जो छवि जनरली लोग देखते हैं वैसी नहीं है. बिजली की सुविधा और ये सारी सुविधाओं में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे तब मिला जब लॉकडाउन के दौरान मुझे घर पे 3-4 महीने रहने का अवसर मिला. तो 4G कनेक्टिविटी हो या बिजली हो, ऐसी कोई असुविधा मुझे महसूस नहीं हुई. तो मुझे नहीं लगता. KPMG में मैनेजर के पद पे आपके क्या क्या दायित्व हैं? जी, मुख्यतः मैं क्लाइंट फेसिंग रोल में रहता हूँ, जहाँ पे एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये मुख्यतः रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो वर्तमान में मेरा प्रोजेक्ट है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एक प्रोजेक्ट देख रहा हूँ. उनकी एक योजना है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना. उसको हम लोग टेक्निकल सपोर्ट और राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. तो KPMG सरकार के से प्रोजेक्ट हासिल करता है, सहयोगी के तौर पर कार्य करता है? जी सर. मतलब सरकार अपने प्रोजेक्ट का आउटसोर्सिंग करती है, वो KPMG लेता है? जी, मुख्यतः तकनीकी पक्ष. हम लोग तकनीकी पक्ष में भी हैं और फंक्शनल पक्ष में भी हैं. अच्छा. तो मातृत्व वंदना योजना KPMG ने बनाया था कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उसका रोल है? इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे एक सर उनकी एक वेबसाइट है PMMY-CAS, जो कि विभिन्न राज्यों और अन्य नोडल एजेंसीज के साथ इंटीग्रेट करती है, और PFMS के साथ मुख्यतः, जो कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि इसमें. तो आप क्या वेबसाइट मैनेजमेंट का काम देखते हैं आप? जी नहीं सर, मैं कंसल्टिंग में हूँ, मैं फंक्शनल साइड में हूँ. ओके, ठीक है. शेखर, यस मैम. बिहार की इमेज बाकी राज्यों में थोड़ी अलग है, क्या कारण है इसका? इसका कारण, जैसे रिसेंट का एग्जांपल लूँ, SDG जो पैमाने या रेटिंग आई है उसमें बिहार सबसे पीछे दिखता है. तो बिहार की छवि मुख्यतः पिछड़े राज्य के रूप में है. दूसरी वजह ये हो सकती है कि बिहार से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो दूसरी जगह जाते हैं, वो मुख्यतः
एक काफ़ी बड़ी संख्या में अकुशल मजदूरी या किसान में जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि एक काफ़ी पिछड़ा राज्य है। तो क्या किया जा सकता है इस इमेज को सुधारने के लिए? इमेज को सुधारने के लिए तो इसके मूल कारणों के पीछे ही गरीबी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बाढ़ की समस्या है जिसके कारण माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, और लेकिन चूंकि हम काफ़ी पिछड़े हैं तो इसमें काफ़ी समय लग रहा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, स्पेशली अगर आप पिछले 10 सालों में देखें तो सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाला राज्य है। चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है बिहार का? 916। और वहाँ पे कितनी पंचायत हैं? पंचायतों की संख्या मुझे पता नहीं। डिवीजन कितने हैं? डिवीजन 101 सब डिवीजन है और ब्लॉक्स 534 हैं। डिवीजन प्रमंडल पूछ रही हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है जी 9। एक टर्टल रिहैबिलिटेशन का सेंटर अभी हाल ही में खोला गया था बिहार में, कहाँ खोला गया है? क्षमा करें, मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? किसानों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं बिहार गवर्नमेंट की? किन्हीं स्कीम्स का नाम बताइए। किसानों के लिए आप राज्य सरकार की स्कीम पूछ रहे हैं? अगर केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं तो जितनी राज्य सरकार की, राज्य सरकार की जो सबसे प्रमुख स्कीम है वो सारी कृषि रोड मैप के तहत आती हैं, जिसमें एक मुख्य है जिसमें जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 12 जिलों में गंगा जमुना के किनारे उनको बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है। दूसरी स्कीम शहतूत पालन, खास करके कोसी के क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ से रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शहतूत उत्पादन को एक ये चल रही है। तीसरी स्कीम मेगा फूड पार्क की बिहार सरकार ने ये की है। ये बताइए कि हमारे बिहार के युवा को ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने प्रदेश की या देश की सेवा सरकारी नौकरी में आके ही कर सकते हैं? क्या अभी आप जैसे प्राइवेट नौकरी में हैं, वहाँ से आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं बिहार की? फिलहाल तो आप किसी भी राज्य की अगर प्रगति का कर्व देखें तो शुरू में सरकार को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब सरकार उस टाइप का एक माहौल बनाती है जिससे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये कार्य जनरली निजी क्षेत्र नहीं कर पाते। तो बिहार अभी प्रगति के उस कर्व से गुजर रहा है जहाँ पे मुझे लगता है कि सरकारी क्षेत्र की ज़्यादा भूमिका है। जहाँ तक प्राइवेट क्षेत्र की बात है तो बिहार का अधिकतम युवा असंगठित क्षेत्र में ही है। सरकारी क्षेत्र का प्रतिशत आप देखें तो कम ही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ज़मीन पे कार्य करने के लिए सरकारी क्षेत्र की अभी ज़्यादा भूमिका होगी। जितनी आप सैलरी छोड़कर आ रहे हैं जी, उससे बहुत कम सैलरी आपको मिलेगी। जी ये सच है। गुजारा कर पाएंगे आप? जी, मैं चूँकि काफ़ी लंबे समय तक कार्य कर चुका हूँ तो जीवन की भौतिक काफ़ी ज़रूरतों को मैं पूरा कर चुका हूँ, और सौभाग्य की बात है कि मेरी पत्नी खुद अच्छी जगह नौकरी कर रही हैं, तो एटलीस्ट फिनेंशियली मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ समय बाद आपको लगे कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं? जी ज़रूर, मैं बच्चों को गाइड करना चाहूँगा, पढ़ाना चाहूँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। शेखर ये बताइए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है टोटल भी? 94,000 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में कंपनियों की कमी क्यों है? जैसे बिहार के ही युवा बाकी सारे क्षेत्रों में जाते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ किसी तरह की इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा क्यों है? इसके सबसे बड़ा कारण तो सर उत्तर बिहार में जल संसाधन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत काफ़ी बुरा है। 3 महीने, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो 3-3 महीने तक ठीक है इसमें डूबे रहते हैं। गरीबी है, अशिक्षा है वहाँ पे, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या गरीबी और अशिक्षा तो इसीलिए है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उसका सबसे मुख्य कारण तो यही है कि वहाँ पे बाढ़ की समस्या है और सूखे की समस्या है। दक्षिणी बिहार सूखे की समस्या से गुजर रहा है, और ये बाढ़। बेंगलोर भी कोई ऐसा नहीं है कि वाटर प्रोन एरिया है, वहाँ पर भी एक तरह से जल का संकट ही रहता है। जी, हैदराबाद भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि आईटी इंडस्ट्री तो कम से कम है ही। सर उस जल संकट को आप बाहर से पानी लाकर, जैसे अगर जल की कमी की समस्या है तो क्या बिहार में ऐसा नहीं किया जा सकता? बिहार में किया जा सकता है। बिहार में अगर नदी जोड़ो परियोजना कुछ इस टाइप से किया जाए कि बिहार में एक्सेस जल को कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए, तो ये हम जल को जल संसाधन में बदल सकते हैं, जो हमारी समस्या। मान लीजिए आपके पास आपके क्लासमेट आते हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में काम करने का अनुभव रहा है लगभग 15 साल का, और वो
अपना कुछ काम ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे बाकी लोगों को कम से कम 100-200 लोगों को रोजगार दे पाएं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? बिहार में मुझे लगता है कृषि आधारित उद्योगों की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आपसे पूछते हैं कि मुझे ऐसा करके एक मॉडल तैयार करना चाहिए या फिर मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगे उनको? देखिए सर, सरकार की सेवा, राज्य की सेवा अगर किसी टाइप से है तो उसमें बहुत सारे विकल्प हैं, वो उस व्यक्ति पे अनुभव करता है। वो आपके विचार जानने आए हैं। अगर उसकी योग्यताएं मुझसे मैच करती हैं तो मैं उसे कहूँगा कि आप प्रशासन में आइए, क्योंकि मैं अपने आप को एज ए बिजनेसमैन बहुत अपने एप्टीट्यूड को उस रूप में नहीं देखता। तो किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कि प्रशासन के क्षेत्र में मैं ज़्यादा सक्सेस। कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसी योग्यताएं हैं आपकी जो अच्छा प्रशासक आप देखते हैं अपने आप में? श्रीमान, मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरा जजमेंट लेने का जो तरीका है मैं काफ़ी ऑब्जेक्टिव हूँ। मैं अपने पर्सनल बायसेस को दूर रखता हूँ। ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि मेरा इमोशनल क्वोशेंट ज़्यादा है। और तीसरा, मुझे लगता है चूँकि मैंने पिछले 15 सालों से क्लाइंट फेसिंग रोल किए हैं, तरह तरह के क्लाइंट से मैंने डील किया है, तो मुझे लगता है कि मैं पीपल मैनेजमेंट में भी कुछ। तो इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने से आपको रोक रहा है? मैं उतना मनी जितनी क्वालिटी आपने बताई। जी, मैं उतना मनी ओरिएंटेड नहीं हूँ। अच्छा, मनी ओरिएंटेड नहीं है आप? जी नहीं। चलिए ठीक है। ये बताइए कि बिहार में मतलब वर्षा का औसत कितना है? जी, करीब 1100 mm। 1100 mm 110 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। ये कैसे मापा जाता है? ये कैसे मापा जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो? मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट उसमें ये देखते हैं कि बारिश के बाद कितना पानी जमा हुआ। आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास के और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी बाउंड्री आपके डिस्ट्रिक्ट से लगती है? जी, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से मैं ये करता हूँ, तो इसके उत्तर में पूर्णिया, पूरब में मालदा, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर, दक्षिण में साहिबगंज और पश्चिम में भागलपुर। आपके डीएम का क्या नाम है? मिथिलेश मिश्रा। और आपके यहाँ से एमपी कौन है? दुलाल चंद गोस्वामी। कितनी विधानसभा सीटें हैं आपके यहाँ? 243। कटिहार में 243? 7 विधानसभा सीट। विधायक का क्या नाम है आपके यहाँ? मनोहर सिंह, कांग्रेस। किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं इस विधानसभा में? जी 17 सीटें हैं, मुझे ठीक से ज्ञात 17 सीटें हैं सर। और आरजेडी की? 75। ठीक है सर। शेखर जी, ऐसा लगता है कि संविधान सभा ने संविधान बनाते समय जानबूझकर प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा, क्योंकि इस पर चर्चा हुई थी। क्या इसके पीछे मंशा रही होगी, क्यों नहीं लिखा होगा? मुझे लगता है कि संविधान निर्माताओं को ऐसा एहसास होगा कि इन शब्दों को एक्सक्लूसिव रूप से लिखने की जरूरत नहीं है। भारतीय समाज शुरू से ही पंथनिरपेक्ष रहा है, सहिष्णु चरित्र का रहा है, और समाजवादी तक जहाँ तक बातें हैं, तो भारत में उस समय औद्योगिकरण इतना ज़्यादा नहीं था कि हम एक बुर्जुआ वर्ग और शोषक वर्ग के बीच में देख सकें। तो ये चीज़ें हमारे लक्ष्य में ही थी, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि संविधान निर्माताओं को इसको एक्सक्लूसिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 70 का दशक आते आते परिस्थितियों में ऐसे कौन से बदलाव आने लगे कि ये प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लिखना जरूरी महसूस होने लगा? मुझे लगता है इसके कुछ राजनीतिक कारण भी थे, लेकिन अगर मैं राजनीतिक कारण को छोड़ दूं तो मुझे लगता है कि समाज में विकास के साथ साथ असमानताएं बढ़ने लगी, और इन चीज़ों को हमारे संवैधानिक लक्ष्यों में शामिल करने के लिए इनको शामिल करना जरूरी हो गया। कई लोग कहते हैं कि ग्रोथ हो रहा था, लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ था। हाल में भी जो पिछले 8-10 सालों में भारत में समृद्धि की प्रक्रिया चल रही है, इसमें समृद्धि की प्रक्रिया अधिकाधिक जॉबलेस होती जा रही है। मतलब जॉब इंटेंसिटी लगातार पर करोड़ इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है। क्या कारण है हमारे देश में ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी या जॉब इंटेंसिटी क्यों कम होती जा रही है? जी, हमारे भारत के अर्थव्यवस्था में अगर मैं देखूं तो जो विकास का जो हमारा चरण है, इसमें हमने द्वितीयक सेक्टर को ऑलमोस्ट स्किप कर दिया है। हम पहले कृषि आधारित थे, अब सेवा आधारित हो गए, और सबसे ज़्यादा रोजगार द्वितीयक क्षेत्र से आते हैं। तो उस क्षेत्र में हमने ज़्यादा प्रगति नहीं की। और जहाँ तक तृतीय क्षेत्र की बात है, सर्विस सेक्टर्स की, तो वहाँ पे तो वैसे भी ज़्यादा जॉब नहीं हो पाते।
तो आप तो कंसल्टेंसी, आपकी कंपनी की खासियत यही है कि वो पूरी दुनिया के कई देशों में कंसल्टेंसी सेवा देती है। जी। भारत सरकार अगर या बिहार सरकार कंसल्टेंसी सेवा मांगे, सलाह मांगे आपसे कि कौन सी नीति बनाई जाए, कैसी नीति बनाई जाए कि रोजगार उद्योग में बढ़ने लग जाए, तो किन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे? उद्योगों के लिए तो सबसे पहले सर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। बिहार में तो बाढ़ नियंत्रण जरूरी है, सड़कों का विकास जिस पे काफ़ी हद तक काम हो चुका है। बिहार में अब सड़कों की एटलीस्ट दिक्कत नहीं है, बिजली का काम काफ़ी हद तक हो चुका है। अब एक जिसे इमेज की बात, जैसे मैडम ने पहले कहा, इमेज सुधारने की ज़रूरत है और निवेशकों को आकर्षित करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता सरकार लगातार प्रयास कर रही है, एनआरआई मीट कई बार किए गए, लेकिन निवेश नहीं आ रहा है, निवेश का कमिटमेंट भी नहीं आ रहा है। आखिर कौन सी चीज़ है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कहा सड़क लगभग बन गई है, बिजली में लगभग आत्मनिर्भर हो गया बिहार। इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक फेवरेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सरकार ने घोषित की है। क्यों इन्वेस्टर्स को और क्या चाहिए जो बिहार में एब्सेंट है? मुझे लगता है कि चूंकि ऐसा नहीं है कि भारत में और भी निवेश के जो उपलब्ध विकल्प हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उनके मुकाबले में बिहार अभी पीछे है। मुझे लगता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा फेवर बिहार में दिया जाए, जिससे हम खासकर पश्चिमी राज्यों के तुलना में हम अपने आप को ज़्यादा निवेश के वर्दी पा सकें, तो मुझे लगता है इसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है शेखर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए शेखर। सर पिछली बार इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए आपको? 80। तो ठीक है, आज का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है उसके मुकाबले? जी, मैं आप लोगों को विश करना तक भूल गया, गुड इवनिंग तक नहीं किया। तो वो उस दिन वहाँ भी हुआ था, बोर्ड में भी? जी नहीं, आज होगा। ठीक है, देखिए हम लोग का जो अपना डिस्कशन है उससे ये लग रहा है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपका अनुभव झलक रहा है। लंबे समय से आपने काम भी किया है और अच्छे संस्थाओं से आपने पढ़ाई की है। जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, साइंस कॉलेज से पढ़े हैं, IIT रुड़की से पढ़ाई आपने की है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा में जाते हुए नज़र आते हैं। शायद उम्र आड़े ना आता तो आप IAS की तैयारी कर रहे होते। जी जरूर, लेकिन शायद आपने विलम्ब से प्रशासन में आने का मन बनाया। कुछ ज़्यादा विलम्ब हो गया। ठीक है, कोई नहीं। तो एनालिसिस आपकी अच्छी है, प्रेजेंटेशन आपने फैक्ट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा याद रखा है, जिससे ये लग रहा है कि आप कनेक्टेड हैं बिहार से। तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं। ग्रीटिंग भूल गए तो वो खैर आप ध्यान रखिएगा। कोट का बटन हम लोग एडवाइस करते हैं कि बैठते समय खोल लिया करिएगा, ऐसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि वो फैलता है। एनर्जी लेवल, चूँकि आपकी उम्र थोड़ा सा है, लेकिन अगर एनर्जी लेवल और थोड़ा बेहतर दिखा सकें, थोड़ा और लाइवली अपने एक्सप्रेशन को रख सकें, थोड़ा खुशनुमा चेहरे पे भाव रखें, तो और अच्छा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और कहीं एक आध जगह इनफॉर्मल एक्सप्रेशन आ गया, शायद अलर्टनेस की कमी थी, आपने मिथिलेश मिश्रा कहा, तो फॉर्मली श्री लगा लेना चाहिए। जरूर। तो बस ये सब एक दो पॉइंट हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। बाकी जो पैरामीटर्स हैं, एंट्री आपके ठीक है, बैठने का पोस्चर सही है, हैंड मूवमेंट नहीं है, आई कांटेक्ट आपका अच्छा है, लैंग्वेज आपका अच्छा है, फ्लो अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन है वो सब ठीक है, क्योंकि ये सब काम तो आपने खुद भी किया होगा, इंटरव्यू तो आपने भी लिए होंगे, तो आपको पैरामीटर्स पता है कि किन किन पैरामीटर्स पे ध्यान रखना होता है। तो ठीक लग रहा है। बस हमें लग रहा है बस उस दिन थोड़ा सा और अलर्ट रहिएगा, ताकि एक आध ये सब जो चीज़ें रही हैं उस पर ना हो। बाकी अच्छा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।